सबसे पहले नागरिक उड्डयन मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का और देश के कोने कोने से आए हुए एविएशन सेक्टर से जुड़े हुए सभी साथियों का मैं जम्मू कश्मीर में हृदय से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज का जो विचार विमर्श है वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी में एविएशन सेक्टर के भविष्य की भूमिका, अवसर और चुनौतियों पर एक निर्णयात्मक दिशा देने में समर्थ होगा। मुझे याद है पिछले वर्ष माननीय सिंधिया जी यहाँ आए थे और कई विषयों पर उनसे चर्चा हुई थी। एक सुझाव सिंधिया जी की ओर से आया था, उनके मंत्रालय की ओर से, कि जो वैट हम लगाते हैं उसको कम करना चाहिए। और उसी दिन हम लोगों ने फैसला किया कि 26.5% जो वैट था हमारे एयर टरबाइन फ्यूल पर, उसे घटाकर 1% कर दिया गया था। और उसका परिणाम ये हुआ कि एक वर्षों में श्रीनगर और जम्मू से उड़ानों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है और लगभग 100 से ज़्यादा फ्लाइट्स आज श्रीनगर टर्मिनल से ऑपरेट हो रही हैं। एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें देश भर के लोगों से जम्मू कश्मीर के लोग जुड़े हैं। जम्मू में लोड पेनाल्टी थी, वो भी समाप्त हो गई और वेट घटने के कारण जो 6 फ्लाइट ऑपरेट होती थी आज लगभग 44 फ्लाइट जम्मू से भी ऑपरेट हो रही है। अगर आंकड़ों के मुताबिक हम जाएं तो ये जो एविएशन सेक्टर है सबसे तेजी से बढ़ने वाला सेक्टर आज की तारीख में हो गया है। 13-14 में जहां डोमेस्टिक पैसेंजर्स की संख्या करीब 61 मिलियन थी, लगभग 14% ग्रोथ हर साल हो रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2017 में, मुझे याद है, जो रीजनल कनेक्टिविटी की स्कीम उड़ान प्रारंभ की थी, एक सपना था कि आम आदमी के लिए भी ये सेवाएं सुविधापूर्वक उपलब्ध हो सकें। और आज 1 करोड़ से ज़्यादा लोग हमारे देश में हवाई यात्रा कर रहे हैं। माननीय सिंधिया जी के नेतृत्व में Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ में भी एयरपोर्ट बने, वहाँ भी सुविधाएं विकसित हों, इसका प्रयास किया जा रहा है। और डिफरेंट फैसिलिटीज़ के मतलब अगर विचार करें तो पिछले 7-8 वर्षों में देश ने काफ़ी प्रगति की है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने गति शक्ति का एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान भी प्रारंभ किया है, जिसमें भारतमाला, सागरमाला, उड़ान, अनेक सुविधाएं और उनके बुनियादी ढांचे को समेकित ढंग से क्रियान्वित करने का विचार भारत सरकार कर रही है। मैं समझता हूं कि कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए देश के दूर दराज इलाकों को सामाजिक आर्थिक विकास की मुख्य धारा से जोड़ने में और आम आदमी को अफोर्डेबल कनेक्टिविटी के लिए एक बेहतरीन प्रयास पिछले 7-8 वर्षों में हमारे देश में हुआ है, जो लंबे समय से अपेक्षित था। जम्मू कश्मीर में भी कनेक्टिविटी एक बड़ा इशू रहा है, लेकिन पिछले 3 वर्षों में मैं कहूँ कि 5 अगस्त 2019 के बाद विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार के कारण, चाहे वो रोड हो या रेलवे हो या एयर कनेक्टिविटी हो, हर क्षेत्र में जम्मू कश्मीर ने काफ़ी प्रगति की है। आज लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की हाईवे और टनल की परियोजनाएं जम्मू कश्मीर में चल रही हैं। रेलवे कनेक्टिविटी की मैं बात करूं तो अगले साल कश्मीर कन्याकुमारी से जुड़ जाएगा। मैंने आपको बताया, अभी समय था जब कई मानकों में जम्मू कश्मीर देश के विभिन्न राज्यों या यूटीज़ में उसकी गणना नहीं होती थी।
लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर जितना खूबसूरत है उसी गति से विकसित भी हो रहा है। एक दौर था जब मैंने आज़ादी से लेकर और 1-1.5 साल पहले तक कुल 14-15 हज़ार करोड़ के इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यहाँ आया था। एक इंडस्ट्रियल स्कीम, नई इंडस्ट्रियल स्कीम भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए लॉन्च की और जिसका प्रतिफल ये हुआ कि मोटे तौर पर आज हमारे पास 56,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव हैं, जिसमें 38,000 करोड़ के प्रस्तावों की स्वीकृति दे दी गई है। उनके काम भी हो रहे हैं। आने वाले 2-3 महीनों में बाकी की स्वीकृति भी प्रदान कर दी जाएगी। विभिन्न क्षेत्रों में जो परफॉर्मेंस की रैंकिंग है, पहले जम्मू कश्मीर को नीचे से लोग देखते थे, अब लोग ऊपर से देखना शुरू कर दिए हैं। मैं अनेक बातें बता सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि आज आवश्यकता नहीं है उस पर चर्चा की जाए। भविष्य की उम्मीदों के रूप में जम्मू कश्मीर की पूरी प्रतिभा का दोहन हो सके, चाहे हमारे नौजवान हों, किसान हों, महिलाएं हों, समेकित ढंग से सब लोग मिलकर के जम्मू कश्मीर आगे बढ़ सके, इसकी कोशिश हो रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में आज हम देश में 3रे स्थान पर हैं। ई गवर्नेंस में यूटीज की श्रेणी में हम नंबर 1 पर हैं। अगर मैं पर्यटकों की संख्या की बात करूं तो देश में सबसे ज़्यादा पर्यटक आज जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं और मैं कह सकता हूं कि अनप्रेसिडेंटेड 25 वर्षों में इतने पर्यटक जम्मू कश्मीर नहीं आए। जनवरी से अब तक का जो आंकड़ा बताया गया है वो 1,61,00,000 टूरिस्ट यहाँ आ चुके हैं। विभिन्न क्षेत्रों में बड़ा परिवर्तन हो रहा है और आज़ादी के अमृत काल खंड में जम्मू कश्मीर रिफॉर्म और तरक्की की दिशा में आगे बढ़े, यही हमारे लिए अमृत काल खंड है। बुनियादी ढांचे के विकास के साथ साथ हमारी अर्थव्यवस्था भी ठीक हो, इसकी कोशिश हम सब कर रहे हैं। आज के हेली इंडिया समिट के थीम में मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर का ज़्यादा ही जुड़ाव है और मैं आभारी हूं माननीय मंत्री जी का, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट का, कि इन्होंने इस समिट को यहाँ किया है और संभावनाएं असीम हैं। यहाँ हमें आवश्यकता भी इस बात की है। 6 महीने बर्फ से ढेर सारे इलाके हमारे घिरे रहते हैं। उस समय यूटी प्रशासन होम मिनिस्ट्री के साथ मिलकर के एक सेवा चलाती है कुछ स्थानों पर। पिछली बार जब टेंडर हुआ था तो जो मैं इसलिए इस विषय को रखना चाहता हूं कि बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं आया था। सेवा प्रदाताओं ने, सर्विस प्रोवाइडर्स ने कहा कि साहब 6 महीने ही आपके यहाँ ट्रैफिक रहता है, 6 महीने नहीं रहता है। अभी कार्यक्रम में आने के पहले मंत्री जी से चर्चा हो रही थी। अब ऐसे अनेक अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशंस टूरिज्म के हैं जहाँ पर अगर हेली सेवा शुरू होती है तो मैं सर्विस प्रोवाइडर्स को भरोसा देना चाहता हूँ कि पूरे वर्ष भर आपको ट्रैफिक मिलेगा। ऐसे अनेक स्थान हैं, 75 ऑफ-बीट डेस्टिनेशंस हमने सेलेक्ट किए थे, उसमें कई डेवलप कर दिए गए। आज दिन भर की चर्चा में एक ठीक रास्ता आप सब निकाल सकेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आज की जो चर्चा होगी उससे आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में अच्छी हेली सर्विस हम शुरू कर सकेंगे। भारत सरकार ने जो नई पॉलिसी बनाई है जिसमें आपको बड़ा इंसेंटिव भी मिल रहा है, हम भी चाहते हैं कि ये सेवाएं जम्मू कश्मीर में शुरू हों। इमरजेंसी सेवा के लिए तो हम हेली सेवाएं शुरू कर रहे हैं, लेकिन टूरिज्म के लिए हेली सेवा जम्मू कश्मीर के लिए आवश्यक है। और आंकड़े इसीलिए मैंने बताए कि सर्विस प्रोवाइडर्स इस बात को समझ सकें कि यहाँ पोटेंशियल कितना है। बाकी जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से जो भी सुविधाएं आपको उपलब्ध करानी होगी, हम आपको भरोसा देते हैं कि जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से आपकी हर व्यवस्था, हर सुविधा के लिए हर प्रकार का काम करेगा। इसलिए इंडस्ट्री कैप्टन्स जो यहाँ हैं
उनसे मेरा अनुरोध है कि इस खूबसूरत यूनियन टेरिटरी में बिजनेस की संभावनाओं को देखते हुए इसे हकीकत में कैसे तब्दील किया जाए, इस अभियान में आप पार्टनर बनिए। जम्मू कश्मीर आज विकास के नए शिखर की ओर बढ़ रहा है और इस विकास यात्रा में आप सबकी सक्रिय भागीदारी मुझे लगता है कि हमारी नई पीढ़ी को जोश भी भरेगी और संकल्प के साथ प्रेरित भी करेगी। एक बार पुनः मैं आप सभी को इस समिट की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि दिन भर की सार्थक चर्चा के बाद जम्मू कश्मीर में ये सेवा ठीक गति से आने वाले समय में चल सकेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय भारत। And most importantly, my friends from the media. So let me first welcome you all to the 4th edition of the Heli India Summit this year 2022. And it indeed is a pleasure and an honor that this year we are having the Heli India Summit in Srinagar, in Jammu and Kashmir, the idyllic location across the world known as the Venice of the East, the Shangri-La of the world, surrounded by its pristine lakes, its idyllic surroundings, and truly encompasses the thought and the emotion कि अगर स्वर्ग कहीं पृथ्वी पर है तो वो स्वर्ग जम्मू और कश्मीर के रूप में पृथ्वी पर है। It indeed is also extremely important that in today's day and age, bringing people to a location and taking people from a location, that connectivity is most effectively introduced and given by the area of civil aviation. अगर आपके और हमारी जिंदगी में कोई परिवर्तन पिछले 40-50 वर्षों में आया है तो वो परिवर्तन इस क्षेत्र में, इस श्रेणी में आई है कि आज अगर एक चीज जिसकी किल्लत हम सब की जिंदगी में, वो चीज है समय। आज मनुष्य के पास समय नहीं और इस वातावरण में, इस परिप्रेक्ष्य में जब मनुष्य के पास समय की किल्लत होती है तो फिर नागर विमानन क्षेत्र का, सिविल एविएशन से क्षेत्र की प्राथमिकता और महत्वपूर्णता 100 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। चाहे वो व्यक्ति व्यापारी हो, चाहे वो व्यक्ति बिजनेसमैन हो, चाहे वो व्यक्ति जैसे मनोज सिन्हा जी कह रहे थे अभी पर्यटक हो। He wants and she wants point to point transfer in the minimum period of time. And earlier generations before us who had the capability to take 5 days off, 6 days off, today everything is done in spurts. People like to leave on a Friday, come back on a Sunday. And therefore, if you give them the option of going by rail or going by highway, a 6-hour journey, an 8-hour journey, that no longer becomes an option. And therefore, civil aviation today has become the need of the hour, not only for India, but across humankind, across the globe. And it also brings with it two very important multipliers. The economic multiplier of civil aviation
is almost 3, which means that for every dollar invested in the civil aviation sector, the dividend is almost 3x of that. And along with the economic multiplier, there is another multiplier. That is the employment multiplier, which is that for every direct job that civil aviation creates, there are 6.1 indirect jobs that are created by civil aviation. And therefore, civil aviation across the world today forms a very important cog of the wheel of economic development. एक और परिवर्तन आया है. पुराने जमाने में प्राथमिकता होती थी कि जिस शहर, जिस क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही हैं, वही क्षेत्र, वही शहर विमानतल की मांग रख सकती थी. आज वो पूरा पैराडाइम, वो पूरी सोच, वो पूरी प्रक्रिया पूर्ण रूप से तब्दील हो गई है. आज जहां विमानतल बनता है, उसी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति की पहिए घूमने लगते हैं. और इसी सोच और विचारधारा के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी की दूर दृष्टिकोण देखिए. जिस भारत में केवल आजादी से 2013-14 तक 74 विमानतल थे. We had only 74 airports in our country from 1947 till 2013 and 14. In the last 8 years, we have added 67 airports, waterdromes and heliports in a period of only 8 years from 13-14 to 2022. तालियां थोड़ी कम बजी. नहीं, मैं बताता हूं क्यों, क्योंकि आगे के दृष्टिकोण भी मैं दे दूं. So we have gone from 74 to 141. But I commit to you that in the next 5 years, we will go from 141 to above 200 airports, waterports and helidromes in the country. That is the pace of progress we are seeing. That is the churn we are seeing in the civil aviation sector. And which is why I have chosen Jammu and Kashmir to be the source of the Heli India Summit this year. मनोज सिन्हा जी and I have had many conversations. बड़ी बार हम लोग ने चर्चा की है कि प्राथमिकता हम कैसे दें. मैंने उनसे निवेदन किया कि वैट आप कम करिएगा. मैं इस मंच से उनको तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं. पहला यूनियन टेरिटरी जिसने सार्थक कदम लिया, वो मनोज सिन्हा जी के नेतृत्व में जम्मू एंड कश्मीर ने सार्थक कदम लिया. 26% से 1% तक घटा दिया और इससे वृद्धि आई. अर्थशास्त्र में एक कॉन्सेप्ट है, लैफर्स कर्व का कॉन्सेप्ट है. एंड व्हाट इज द लैफर्स कर्व कॉन्सेप्ट? कि आप टैक्स रेट कम करोगे तो आपकी रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी, और जो सैक्रिफाइस रेवेन्यू का आप करोगे वो टैक्स रेट कम करके एक छोटे भाग का, वो भाग बड़ा होकर लो टैक्स रेट में उससे ज्यादा रेवेन्यू आपको मिल जाएगा. और वही लैफर कर्व का आर्ग्यूमेंट जम्मू एंड कश्मीर में तब्दील हुई. जब मनोज सिन्हा जी ने वो कदम लिया और वैट रेट को घटाया, उसके 2 हफ्ते के अंदर जो रीफ्यूलिंग जम्मू कश्मीर में होती थी, उसमें 360% वृद्धि हुई. क्योंकि एयरलाइंस वही जाएंगे जहां वैट कम होगा, क्योंकि उनका खर्चा कम होगा, रीफ्यूलिंग वही करेंगे. तो एक रीफ्यूलिंग में 350%, 360% वृद्धि हुई, और दूसरी एयरलाइन कनेक्टिविटी में भी वृद्धि हुई. आज तो इतना खचाखच हो गया है श्रीनगर और जम्मू कि हम लोग ने ताबड़तोड़ निर्णय ले लिए कि जम्मू में
हम लोग नया सिविल ऑनक्लेव बनाने जा रहे हैं 861 करोड़ रुपए के, ताकि जम्मू का विस्तारीकरण हो पाए। और श्रीनगर में जो वर्तमान टर्मिनल है 20,000 स्क्वायर मीटर का, उसे 3 गुना बढ़ाकर 63,000 स्क्वायर मीटर का एक्सपेंशन हम लोग करने वाले हैं 1,500 करोड़ की। ये एक संकल्प प्रधानमंत्री जी का है। जम्मू कश्मीर भारत का ताज है और एक ऐसा वातावरण प्रगति और विकास का हमें बनाना होगा, और वो नागर विमानन क्षेत्र एक मुख्य अंग है उस सपने को साकार करने के लिए। मैंने निवेदन किया है मनोज सिन्हा जी से कि श्रीनगर में थोड़ी जमीन की जरूरत है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द वो उपलब्ध करवाएंगे, ताकि ये महत्वाकांक्षी योजना, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन प्रोग्राम, can be executed at the earliest. Today is a day of Heli Summit, so I will only talk mainly about helicopters, because enough is said about airports, enough is said about planes, but not enough is said about helicopters. We have people here from the army for whom helicopters is a very important part of their operations, the Air Force. एंड प्रधानमंत्री जी इस कॉन्सेप्ट इज कि सब उड़े और सब जुड़े, एंड देयरफॉर टुडेज कॉन्क्लेव इज एप्टली टाइटल्ड, द मिशन मोड ऑफ टुडेज कॉन्क्लेव इज हेलीकॉप्टर्स फॉर कनेक्टिविटी। एंड हेलीकॉप्टर्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव मल्टीफेरियस रोल्स। द फर्स्ट, they provide urban connectivity. What was thought of as a luxury before, what was thought of as an elitist product before, कुछ चुनिंदा लोगों के लिए आज विश्व भर में, और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे कार्यकाल में हमने शुरुआत की है कि भारत में भी इंटरसिटी और इंट्रासिटी ट्रैवल हेलीकॉप्टर के जरिए आज मुंबई में, बैंगलोर में जो 1.5 घंटे लगते हैं एयरपोर्ट से शहर पहुंचने तक, we have started providing helicopter connectivity between airports and the city. जो 1.5 घंटे का समय लगता है वो 10-15 मिनट में ही हमारा जो उपभोक्ता है वो पहुंच सकता है। और ये कुछ चुनिंदा लोगों के नहीं, कोई 25,000 का भाड़ा नहीं, कोई 30,000 का भाड़ा नहीं। In 2,500 rupees, in 3,000 rupees, the person can reach from the airport to the city. So urban connectivity, intra-city, intercity, important part is paid by helicopters. The second area, medical service. Those of you who are connected with health, Bhagwan na kare, but if there is an accident, across the world there is a period known as the golden hour. उस 1 घंटे में आप लोगों की जान बचा सकते हो। But if the accident is on a highway, unless you are able to provide helicopter connectivity to the nearest hospital, that golden hour is frittered away. So helicopters have a role to play in medical services as well. And the third is disaster management. Whether that has to do with floods, whether it has to do with rescue operations, providing amenities. And I'm very glad to see that Jammu Kashmir का एक कीर्तिमान स्थापित हुआ है कि स्काई क्रेन हेलीकॉप्टर के साथ, जो पहले कभी संभव नहीं हो पाया था, 2017-16 में आप लोगों ने ट्रांसमिशन लाइन इरेक्ट किया है स्काई क्रेन हेलीकॉप्टर के साथ। हमारा जो पीर पंजाल माउंटेन रेंज है, उस पीर पंजाल माउंटेन रेंज में आप लोगों ने ट्रांसमिशन टावर्स को इरेक्ट किए। सो दीज आर द मल्टीफेरियस रोल्स दैट हेलीकॉप्टर्स कैन प्ले। नाउ आईड लाइक टू टॉक अबाउट द जर्नी ओवर द लास्ट 1 year. साधारण तौर पर समिट्स तो सदैव आयोजित किए जाते हैं, लेकिन मेरी कोशिश रही है
कि हमें मॉनिटर करना चाहिए कि पिछले समिट से इस समिट तक कितनी प्रगति हुई है, कितना सफर हम लोग तय कर पाए। नहीं तो हर समिट में वही चर्चा होती। पिछला समिट हमारा देहरादून में था सिन्हा साहब। मैं कोशिश करता हूं कि पहाड़ी राज्यों में, दूर दराज के राज्यों में, जम्मू कश्मीर हो, पहाड़ी राज्य हो, उत्तर पूर्व के राज्य हो, we must keep our heli summits in those places which provide that last mile connectivity. और देहरादून के समिट में हमने कई प्रण लिए थे। उन 8 प्रणों में हमने क्या कार्य किया है मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं।